ओके, सो जो आज सिविल ऑर्डर होने वाला है उसके अंदर जो आज की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है प्लेंटिफ हैज इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट सीकिंग रिलीफ ऑफ पोजीशन in respect of portion of second floor and measuring approx 6000 square feet above the property bearing number 17/8 Pushpak Nagar, Bhilai, and after referred as suit property, arrears of rent and means profit. On 30th July 2019, LRs of the plaintiff moved an application under Order 22 Rule 3 CPC for their impleadment in the present case, as plaintiff was the mother of the applicants and has expired on 6 July 2019, leaving behind the 3 daughters as her only legal heirs, namely Miss J, Miss K, Miss L, that is the applicants. Right to sue survives in favor of above mentioned legal heirs of the plaintiff. Therefore, they should be impleaded as plaintiffs in place of the deceased plaintiff. Along with the application, death certificate of the plaintiff and her identity card is also filed. Defendant in his reply contended that in death certificate the name of the plaintiff Akshita Singh Tomar is written as Akshita Tomar. Also, after the demise of the plaintiff, the suit is legally not tenable and legal heirs cannot further pursue the case. Accordingly, the application shall be dismissed. अब देखो यहाँ प्रॉब्लम पढ़ने के बाद तो वही चीज रिपीट हो रही है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला है कि आपको जब भी प्रॉब्लम दी जाएगी तो दोनों साइड के फैक्ट्स दी जाएंगे, कभी भी वन साइडेड फैक्ट्स नहीं होंगे, दोनों साइड के फैक्ट्स होंगे या फिर जो एक कॉमन फैक्ट्स दिए हुए उससे आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी. तो यहाँ पे भी देखो पूरी स्टोरी यहाँ पे दी हुई है पूरे फैक्ट्स के बाद. यहाँ पे डिफेंडेंट के फेवर में यानी कि जो एप्लीकेंट है उनके फेवर में, सॉरी प्लेंटिफ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके फेवर की चीज दी हुई कि राइट टू सू जो है सरवाइव कर रहा है. वहीं पे डिफेंडेंट के फेवर की चीज दी हुई है कि वहां पे जो डेथ सर्टिफिकेट है वहां पे नाम गलत दिया हुआ है. तो नाम गलत दिया हुआ है देन हाउ कैन वी अज्यूम दैट ये जो पर्सन है जिसका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया जा रहा है ये वही पर्सन है जो इस सूट के अंदर पार्टी है. ओके, तो दोनों साइड की स्टोरीज हमें यहां पर दे दी. अब चलिए इसका ऑर्डर देखते हैं हम. तो जो अपना यूनिवर्सल मेथड है यहाँ पे जो सबसे पहले हमें करना होता है वो क्या करना होता है, हमें यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखना होता है. मैंने आपको पहले भी बोला था ऑर्डर राइटिंग हो जजमेंट राइटिंग हो 60 से 70% काम आप लोग अभी कर लोगे. उस पेपर में तो आपको सिर्फ हार्डली 30 to 40% वर्क ही कर रहा है, बाकी 60 to 70% वर्क आप ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में कर चुके हो. और अगर आपने इस प्रैक्टिस के अंदर कुछ भी तरीके से कैसे भी तरीके से अगर आपने कमी बढ़ती कैसे भी तरीके से आप थोड़े भी ढीले पड़े तो आपके लिए वहां पर जो मैं बोला ना सिर्फ 30% काम करना है बाकी 70% यहाँ पे कर लोगे, वो 30% से रेशो बढ़ के चला जाएगा 60% पर. तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी और फिर करोगे आप गड़बड़ क्योंकि वहां पे इतना टाइम होगा नहीं. तो आपको क्या करना है बार बार यहाँ पर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी. और जैसे मैंने बोला है 60 to 70% यहाँ पर ही काम होना है. तो 60 to 70% क्या है आपका फॉर्मेट क्या होगा, किसके बाद कौन सी लाइन आनी है वो फिक्स है एज इट इज. उसके बाद जो मेन बॉडी है आपके ऑर्डर की उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है जो फिक्स है स्पेसिफिकली. तो वो सारी पॉइंट्स आपको एज इट इज लिखने होंगे बिना कोई चेंजेस के. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, आपको कोर्ट का नाम लिखना है. कोर्ट कौन सा है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज. ठीक है, ऑब्वियसली बात है अपन ऑर्डर राइटिंग कर रहे हैं, सिविल ऑर्डर राइटिंग तो कौन से कोर्ट में होगा, सिविल जज के पास होगा. तो आपने लिख दिया इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज. सेकेंड चीज प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ZRJS, आपने यहाँ पे उसका नाम भी लिख दिया और यहाँ पर डेजिग्नेशन भी लिख दी. ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर. अब आप इसको या तो आपको वहां पे एप्लीकेशन नंबर एंड सूट नंबर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप इसको इस तरीके से डॉट डॉट बना के खाली छोड़ सकते हो या फिर आप अपनी मर्जी से चाहो तो नंबर भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटने वाले. फोर्थ पॉइंट है आपका अंडर सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, क्योंकि देखो आपने एप्लीकेशन लगाई है तो कोई ना कोई सूट के अंदर लगाई होगी तो वहां पर भी आपको सूट का नंबर लिखना पड़ेगा. उसके बाद आपकी पार्टीज एप्लीकेंट स्लैश प्लेंटिफ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था
एप्लीकेंट तो आएगा स्लैश लगा के कौन है वो एप्लीकेंट, ओरिजिनल सूट में उसकी क्या पोजीशन है वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस ऑर्डर के अंदर अपन ने देखा था एप्लीकेशन लगाई थी डिफेंडेंट ने, तो अपन ने लिखा था एप्लीकेंट स्लैश डिफेंडेंट। यहाँ पे प्लेंटिफ ने लगाई तो यहाँ पे लिखने में आएगा एप्लीकेंट स्लैश प्लेंटिफ। ठीक है, नाम आ गया, एज फादर्स नेम आ जाएगा, एज आएगी, रेजिडेंट आ जाएगा। वर्सेस रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट। देखो एप्लीकेशन जब भी लगाते तो एप्लीकेशन लगाने वाली पार्टी होती है एप्लीकेंट और अपोजिट पार्टी होती है रेस्पोंडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, एप्लीकेंट, रेस्पोंडेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गलती से भी आप वहां पे गड़बड़ मत करके आना। जैसे मैं बोला ना 60 to 70%, अगर आपने इन पॉइंट्स में थोड़ी भी गलती की तो आपके नंबर वहीं पर काट लिए जाएंगे और हो सकता है कि शायद वो आप आगे आपका ऑर्डर भी ना पड़े। तो इसलिए ये सारी चीजें एक्यूरेटली करनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल की कौन से प्रोविजन के अंदर की है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 3 CPC, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फाइल की है और यहाँ पे आपने डेट डाल दिया। अभी ये ऑर्डर ऐसे हेडिंग डाल के आपको ऑर्डर लिखना स्टार्ट करना है। और मैंने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ पे आप जो भी करोगे उसके अंदर जैसे सारी चीजें रटी हुई है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आई आरजेस, कि मैं आरजेस जो हूँ वो इस जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है इन फॉलोइंग मैनर। उसके बाद आप ये लिखोगे कि पार्टीज और प्लीडर वर प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट थे तो। और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको लिख देना चाहिए, यही सूटेबल तरीका होता है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले लिखा आई जेड आरजेस डिस्पोज ऑफ अफोर्सेड एप्लीकेशन बाय कॉमन ऑर्डर इन फॉलोइंग मैनर, ये उन्होंने लिख दिया। उसके बाद एडवोकेट ऑफ एप्लीकेंट एंड रिस्पोंडेंट वर प्रेजेंट, ये भी हो गया। अब तीसरे पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, तीसरे पैराग्राफ में हमेशा लिखनी होती है कहानी जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी है, तो आपने पूरी कहानी लिख दी। फोर्थ में आपने डिफेंडेंट के साथ की कहानी लिख दी। तो 4 पॉइंट तो आपके हर प्रॉब्लम में एज इट इज आने वाले हैं, फैक्ट्स के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएगी। अब ये कहानी आप दूसरे क्वेश्चन में तो लिख के नहीं आओगे ना, तो लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 70% आपने प्रैक्टिस कर लिए। जब आपको पता चल गया है कि पैरा 3 और 4 में मुझे क्या लिखना है और वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो क्या आपको वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि आपकी सारी चीजें फिक्स्ड है, ईजी है। तो आपने थर्ड और फोर्थ में कर लिया। फिफ्थ पॉइंट भी एज इट इज हर बार रटना होता है। Arguments were heard from learned counsel appearing for parties and both parties repeated averments of the application and the reply and produced some authoritative judgment of Supreme Court। ये 5 जो पॉइंट है ये एज इट इज आपको हर बार लिखना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, टोटल देखो 5 पार्टीज का नाम आ गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया सॉरी डेट आ गई आपकी 7, ये हो गया आपका 8। ठीक है, 8 चीजें आपने मेन बॉडी स्टार्ट करने से पहले लिखनी है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है टोटल 8 चीजें क्या क्या हो गई है। नेम ऑफ द सिविल जज, कोर्ट का नाम, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, सूट नंबर, पार्टीज का नाम, देन आपने एप्लीकेशन कौन से प्रोविजन के अंदर फाइल की है वो, फिर आपकी डेट, फिर ऑर्डर। तो ये 8 चीज हो गई। अब देखो जिन चीजों को रटना है मैं उनको भी नंबरिंग दे रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि टोटल आपको कितनी चीजें लिखनी है और उसमें से कितनी आपको रटनी है। तो 8 चीजें हो चुकी है, 9, 10, ठीक है, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13। ठीक है, ये 13 पॉइंट्स तो आपके बहुत ज्यादा इजी हो गए, बहुत ज्यादा इजी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं इनको करने में। उसके बाद आपका काम चालू होगा। सबसे पहले आपने पूरी कहानी बता दी, अब आपको यह बताना होगा ना कि हम जो लीगल प्रोविजन लगा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। आप वो लीगल प्रोविजन अप्लाई क्यों करोगे? तो आपने यहां पे लिखा इन ऑर्डर टू डिसाइड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 3 CPC एप्लीकेंट हैज टू एस्टैब्लिश द फॉलोइंग फैक्ट्स। यानी कि अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर रहे हो, रिप्लेस करवाना चाहते हो ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, वो आपको ऑर्डर 22 रूल 3 में दिया हुआ है। क्या है रिक्वायरमेंट? एप्लीकेशन फॉर द इम्प्लीटमेंट ऑफ द LRs हैज बीन मेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, राइट टू सू स्टिल सर्वाइव्स, एंड लास्टली एप्लीकेंट आर LRs ऑफ द प्लेंटिफ। आपने ये 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट बता दी है। अब आप उनको इन तीनों इसेंशियल रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा क्या ये फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है।
तो देखिए सबसे पहले इन द प्रेजेंट फैक्चुअल मैट्रिक्स प्लेंटिफ expired on 6 July 2019 and the application for the implement of her LRs was moved on 30th July 2019. As per Article 120 of Limitation Act, the application for implement of LRs of plaintiff shall be moved within 90 days from the date of death of the plaintiff. Manifestly the present application within the limitation period. आपने आप 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट निकाली, अब इन तीनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट को हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा लॉ काम आया, लिमिटेशन। तो अगर आपको सिविल जजमेंट हो गया, सिविल ऑर्डर राइटिंग हो गई, अगर ये आपको अच्छे से करना है तो फिर आपको लिमिटेशन पीरियड पे भी कमांड होनी चाहिए। जो पीछे लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि किस सूट के लिए क्या टाइम है, किस एप्लीकेशन के लिए कितना टाइम है, अपील के लिए कितना टाइम है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। ये क्वेश्चन तो चलो फिर भी सीधा था कि विद इन 90 डेज उन्होंने सूट फाइल कर दी। तो अगर आपने सॉरी एप्लीकेशन फाइल कर दिए, तो अगर आपने बाई चांस ये मेंशन नहीं किया होता, आर्टिकल 120 इतना भी लिख दिया होता कि वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है, तब भी शायद काम चल जाता, है ना। मैं ही नहीं बोला नंबर मिल जाते, बट शायद काम चल जाता। बट अज्यूम करो जहां पर उन्होंने एप्लीकेशन दिए आफ्टर 90 डेज, तब क्या करोगे, तब हो जाएगी गड़बड़। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या ड्यूरेशन है लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और क्या जो क्लेम किया जा रहा है वो क्या उस ड्यूरेशन के अंदर किया जा रहा है, फिर नहीं किया जा रहा है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो चुका है। सेकंड पॉइंट, राइट टू सू ऑन ऑर्डर 22, सॉरी इन ऑर्डर 22 CPC मींस दैट the right to bring a suit ascertaining a right to the same relief which the deceased plaintiff asserted at the time of his her death. Such right to sue is vested right. Right to sue other than those which are closely connected with the individuality of the deceased always survive to or against the legal representatives. The right intimately connected with the individuality of the deceased will not survive, and it is based on the famous Latin maxim actio personalis कम persona mortur कम persona। तो ये उन्होंने बता दिया। आप देखो ये बहुत बहुत हाई क्वालिटी ऑर्डर है, जो यहाँ पे जिस तरीके से चीजें बताई जा रही है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी ऑर्डर है। अगर आप लीगल मैगजीन लिखोगे, सब लिखोगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। बट जैसा मैंने बोला, अगर आप ये चीजें भी नहीं लिखते हो तो आपको क्या शॉर्टकट तरीका अपनाना है, वो मेरा काम है आपको बताना। पहले सबसे पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि आप परफेक्ट जो ऑर्डर है वो लिखना है। अगर वो नहीं लिख पा रहे हो तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से अपना काम कट शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, आपको शायद उतने अच्छे नंबर ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो नंबर मिलने चाहिए। पता चले आपने गलत तरीके से कट शॉर्ट कर दिया और 0 नंबर मिल गए, है ना। तो ये नहीं करना अपन को। जब अपन कट शॉर्ट कर रहे हैं तो वो स्मार्टली करना है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ लिखना, लीगल मैगजीन लिखना, ये सब कुछ लिखना, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो दैट when the claim involves or the claim is so closely connected with the parties that you cannot separate the claim from the party, in such situation the right to sue does not survive, but in any other case right to sue will survive or can survive। इस तरीके से लिखो। फिर बाद में लिख दो इन द प्रेजेंट केस द सब्जेक्ट मैटर was not so interrelated with the plaintiff hence right to sue survives। तो इस तरीके से लिख के आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। बट मैं आपको वो तभी रिकमेंड करूंगा जब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, बहुत कम टाइम में आपको पूरा का पूरा ऑर्डर लिखना है। तो आपको इस तरीके से लैंग्वेज उसके आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर कम समय में लिख पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, जबकि आप ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 घंटा लिख चुके हो। क्योंकि सब बच्चे ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग सबसे एंड में करते हैं, और तब तक उनके पास हार्डली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ही बचते हैं। तो आपको जितना हो सके कट शॉर्ट करना है, लेकिन स्मार्टली कट शॉर्ट करना है। आगे क्या बोला गया, द प्रेजेंट सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ क्लेमिंग पोजीशन arrears of rent and means profit which by stretch of imagination can be said to be connected intimately with the individuality of the plaintiff. Accordingly, a right to sue survives in the present matter. It is also very clear from the averments made in the application, pleadings and documents annexed therewith that the present application are the legal heirs of the deceased plaintiff. यहाँ पे उन्होंने उस पूरे पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया और बता दिया कि हाँ राइट टू सू हमारा सर्वाइव करवा है।
Lastly, defendant in its reply to the present application has taken a plea that death certificate, the name of the plaintiff Akshita Singh Tomar is written as Akshita Tomar. This plea of the defendant is not tenable as on reading the whole death certificate and on perusal of the identity card of the plaintiff, it is very clear that it is only the plaintiff whose death this certificate is certifying. तो यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी चीजें अपने मन से आप बना सकते हो अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए. तो यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई फैक्ट्स नहीं दिए हुए थे एडिशनल, तो आप ये चीज कर सकते हो. ओके, तो इस तरीके से आपका ये सारा पॉइंट हो चुके हैं. लास्टली अब अपन क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, अपन ने 3 क्वेश्चन इसके अंदर डिसाइड किए थे कि हमें 3 चीजें डिसाइड करनी है. अब वो 3 चीजें हम डिसाइड कर चुके थे, हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं. तो देखो यहां तक आप 13 पॉइंट्स हो चुके हैं. फिर ये आपका 14 पॉइंट्स है, ये पूरा जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आपका चल रहा है 14 पॉइंट. पॉइंट नंबर 14 ये आपका चल रहा है. तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. हाँ, अब जैसे लास्ट पॉइंट आता था जो अपना नंबर है 15. ठीक है, अब ये आपका जो 15 नंबर है वो डिपेंड करेगा आपके 14 के ऊपर. तो इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं करना है. हाँ, आपको ये देखना है कि जो मैंने ऊपर पूरी बॉडी बनाई है उसके अंदर क्या लॉजिक दिया, क्या कंक्लूजन निकालना चाहे. तो क्या लिखा अपन ने कंक्लूजन के अंदर, इट शैल बी केप्ट इन माइंड दैट द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 22 ऑफ द कोड have not been devised by the legislature to penalize, rather they contain rules of procedure and substantial right of the parties should not be defeated by adopting pedantic approach. It is further noteworthy that the substitution is not to determine the respective claim on merit between the parties. Purpose, rather the very object of substitution is to allow a person to continue the litigation by representing the deceased party person. Consequently, the LRs of the deceased plaintiff are here being impleaded as plaintiff to pursue the present suit. Accordingly, the application under Order 22 Rule 3 CPC stands allowed. तो आपने पूरा कंक्लूजन कर दिया. और कंक्लूजन कहाँ से निकल गया है, आपके पॉइंट नंबर 14 से. आपने देखा 14 के अंदर आपने 3 चीजें डिसाइड की थी कि मुझे इस तरीके से काम करना है, और आपने 3 चीजें डिसाइड कर ली है. तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन जो पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है आपके पॉइंट नंबर 14 को, है ना. तो आपने पॉइंट नंबर 15 में पॉइंट नंबर 14 के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कस की थी उसको समराइज करके अपना डिसीजन दे दिया. उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 17 एंड पॉइंट नंबर 18, ये तीनों पॉइंट भी फिक्स्ड हैं. तो देखो अगर मैं टोटल पॉइंट निकालूं, टोटल पॉइंट अपने सामने निकल के आ रहे हैं 18. 18 में से अगर मैं 14 एंड 15 को हटा दूं, ठीक है, 14 और 15 को अगर मैं हटा दूं, और उसके अलावा चलो एक और चीज मैं हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने तो सब कुछ ही हटा दिया है. पॉइंट नंबर 6, क्योंकि आपको प्रोविजन भी तो आइडेंटिफाई करना है. तो चलो मैंने 3 प्रोविजन इसमें से हटा दिए. ठीक है, 15, 16 एंड 6 भी मैंने हटा दिया. तो 18 में से 6 पॉइंट गए, तो अभी भी आपके 12 पॉइंट्स तो बचे ही हैं. यानी कि 18 में से 12 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आप अभी प्रिपेयर करके जाओगे. अगर आपने इन 12 पॉइंट को प्रिपेयर कर लिया तो आप मुझे बताओ, आपने क्या 2/3 आपका जो ऑर्डर है क्या तैयार नहीं कर लिया है. 18 में से अगर 12 पॉइंट, सॉरी ये तो 3 ही गए, तो सॉरी 16 ही हुए ये तो, है ना, 15. ठीक है, 15 में से वो सॉरी 18 में से 3 गए, आपके बचते हैं 15 पॉइंट. तो आपको 15 पॉइंट ही तो करने, 18 में से 15 पॉइंट तो आपको अभी करके जाने, 3 पॉइंट वहां पर आपको करने हैं, राइट. तो आप मुझे बताओ, अगर 18 में से 15 पॉइंट आपने एक्यूरेटली वहां पर लिख दिए, है ना, और इनमें यहाँ पे 19-20 का काम हो गया, है ना. ठीक है, सबसे जरूरी ये कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि आपने लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी है, या कोई पॉइंट है जो मिस कर दिया. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ऑल टुगेदर कंक्लूजन ही गलत लिख दिया, है ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन अगर आपने यहाँ पे थोड़ा 19-20 किया, बल्कि 19-20 भी क्या, मैं बोल रहा 15-20, 19-20 तो फिर भी बहुत कम है. आपने 20 की जगह 15%, वो 15 पॉइंट की क्वालिटी का ही वहां पे पॉइंट नंबर 15 और 16 लिखा है. बट आप ये भी तो ध्यान दो कि आप 15 पॉइंट तो बहुत अच्छे से लिख चुके हो. तो आप मुझे बताओ, क्या ये आपका सारा जो पोर्शन है ऑर्डर राइटिंग का, क्या वो एवरेज जब आप निकालोगे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर लोगे? बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से तो ऑर्डर राइटिंग को पढ़ते नहीं है,
पता नहीं क्या दिमाग लगाते रहते हैं कि नहीं इतनी सारी चीज़ें मुझे सारी याद करनी पड़ेगी, वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 से 3 ऑर्डर अपने मन से, मतलब अपने मन से इन द सेंस यहाँ से आंसर देख के नहीं, कोई भी आप PYQs उठाओ और वहाँ से अगर आपने अपनी आंसर बुक में अभी प्रैक्टिस कर लिए 2 से 3, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 3, तो आप मान के चलो इन 15 में से एटलीस्ट 10 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। 10 पॉइंट सिर्फ 2 से 3 बार की प्रैक्टिस करने में। तो आप मुझे बताओ, घबराना क्या अपन को प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आपको देखो इसी तरीके से डिवाइड करना है। टोटल यहाँ पे आपके सामने 18 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उसमें से 3 पॉइंट है जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देख के सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी 15 पॉइंट क्या है, एज इट इज आपको याद करने हैं और वहां पर लिख देने हैं। कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा, किसके बाद क्या आएगा, सीक्वेंस करेगा, ये सारी चीजें अभी याद करनी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ 15 में से 10 पॉइंट तो आप अभी याद कर लोगे 2 से 3 बार लिखने में। और अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, अभी तो डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो घबराओ मत बिल्कुल भी। ऑर्डर राइटिंग को लेके बहुत ईजी है। अगर आप इस ऑर्डर राइटिंग को इस तरीके से लेके चलोगे तो आपका बहुत बहुत ज्यादा इजीली काम हो जाएगा, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये था आज का वो ऑर्डर जो अपन को कवर करना था। अब कुछ ऑर्डर्स हैं जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अपना हो गया ऑर्डर नंबर 39, रूल 1 और 2 के ऊपर भी ऑर्डर, जो अपना टेम्परेरी इंजंक्शन है उसके ऊपर भी कई बार ऑर्डर राइटिंग आ जाता है। वो ऑर्डर मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो अपना मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप बना हुआ है, उस पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अब जो आज का अपना नेक्स्ट टास्क था वो है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं सामने, उसके बेस पे आपको क्या करना है, एक ऑर्डर लिखना है। ठीक है, उसके लिए आपको मैं दूंगा 20 मिनट्स। ठीक है, पहले सबसे पहले अपन अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेते हैं। ट्वेंटी मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 20 मिनट से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम। स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत छोटी प्रॉब्लम दे रहा हूं, बहुत छोटी और बहुत ही ज्यादा सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और जब आप ये कर लोगे उसके बाद अपन अब इसको डिस्कस भी करेंगे यहां पर ही क्लास के अंदर ही। ओके, तो आपके पास 20 मिनट है इसके लिए।